प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग, खास करके वो अधिवक्ता बंधु और बहन जो बिहार एपीओ में फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए और साक्षात्कार दिए थे, उनका थोड़ा सा बेचैनी भरा समय, हताशा निराशा भरा वाला समय चल रहा है। और मेरी जहाँ तक कोशिश है, मैं आप सबके इस विपरीत समय में मैं ऐसे दौर से गुजरा हूँ, एक बार नहीं अनेक बार साथ में हूँ। कल का हमारा वीडियो जो लगभग आधे घंटे से ऊपर का था, वो इसी पर केंद्रित था कि आप निराश ना हो, समय काल चक्र बदलते देर नहीं लगती। कुछ चीज़ों से सीखना चाहिए और सीखने के लिए हमेशा नेचर में घटनाएं घटती हैं। आपकी अगर प्रज्ञा शक्ति काम कर रही है तो 100% बता रहा हूँ, आपको सीखने के लिए किसी व्यक्ति संस्था की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी देखिए, 5 राज्यों में जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं, उसमें से 4 राज्यों के आज परिणाम आए हैं, आप लोगों ने सुना होगा। और एक चीज़ और आप लोगों को सलाह देंगे, कुछ हमारे अधिवक्ता बंधु और बहन ऐसे होते हैं जिनको राजनीति और खेल से मतलब नहीं होता। आपके क्वेश्चन पेपरवा में राजनीति और खेल 1/3 हिस्से में होता है। काहे मूर्खता करते हैं भाई। आज के सोशल ज़माने में कोई भी चीज़, फिल्म इंडस्ट्री की कोई नहीं, हमें अभिनेता अभिनेत्री से मतलब नहीं। अरे भैया, आपको अश्लीलता या सलीलता का प्रचार नहीं करना है, अपने जीके के लिए काम करना है। मैंने आज थोड़ा समय दिया, हमारा व्यक्तिगत तो इंटरेस्ट है, खेल में भी है और राजनीति में भी है, तो मैं आपको आज की घटी घटना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुछ राजनीति को जोड़कर कुछ बातें जो हताशा निराशा वाली हैं, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको ये बात निश्चित जचेगी और समझ में आएगी। जब 3 साल लगभग सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार कमलनाथ की चल रही थी, तो एक प्रकार से षड्यंत्रकारी ढंग से ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी ने सरकार चलाई। और उसके बाद उस पर आरोप लगने लगे कि निश्चित तौर पे जब चुनाव कभी होगा तो सरकार कांग्रेस की ही आएगी। इसी आधार पर मुश्किल से 4 दिन पहले भी मैं बात कर रहा था, और जिस तरीके से रेवड़ी बांटने जैसा कि बीजेपी का ट्रेडिशन रहा है, कहीं वो रेवड़ी बांटने वाली योजना चलाती नहीं, फ्री फंड वाली। ये तो मोदी जी की देन है कि कोरोना काल आया और उसमें वो 5 किलो अनाज हर कंज्यूमर तक पहुंचाने, देश के नागरिकों को, गरीबों को बांटने के लिए फ्री बांट रहे हैं। वो लगभग कोरोना काल से समझ लीजिए 4 साल हो गया। और अभी मध्य प्रदेश से ही इंदौर में शायद बोल रहे थे, उन्होंने कह दिया कि आने वाले ये 3 साल तक कंटिन्यू रहेगा। वो किस टारगेट में कहा है उन्होंने, क्योंकि उन्हें लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, केवल ये आरोप लगा देने से कि रेवड़ी बांट रहे हैं, जैसे केजरीवाल सरकार बनाए बिजली कम करके, बिजली फ्री करके, अखिलेश यादव ने उस योजना को लपकना चाहा। लेकिन आप देश काल मुहूर्त को देखिए, वही बीजेपी की सरकार जो बिल्कुल जीरो पायदान पे थी, ये शिवराज सिंह चौहान ने रेवड़ी बांटने वाली, जिसको आप निंदक, जो समृद्ध होंगे, जिनको खाने पीने की व्यवस्था परमात्मा ने दे रखी होगी, हर अधिवक्ता बंधु और बहन हमारी इस बात से सहमत होंगे कि वाकई में ये चीज़ कोई समृद्धता की निशानी नहीं है। ये सिद्धांत असरदार है कि मुफ्त में कोई चीज़ देनी नहीं चाहिए, इससे जनता अकर्मण्य हो जाती है। अकर्मण्य हो जाए चाहे कर्मण्य हो जाए, लेकिन है तो वोटर। दिमाग दौड़ाइए, है तो वोटर। और हम आपको बताएं, 2000 मुझे याद आता है 10-11 था कि 8-7, मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, पंचायत के इलेक्शन का एक अनुभव है व्यक्तिगत तौर पर, जिसमें मुझे एक चीज़ साफ नज़र आई थी कि आज भी भारत की पब्लिक, समझिएगा, आज भी भारत की पब्लिक लगभग 43%, जिस देश समाज गांव से आप आए हैं पढ़ने, चाहे मध्य छोटे बड़े शहरों से हैं, ये जानिए 43% लोग पेट का चक्कर है। रहने की छोड़िए, खाने को दोनों मीटिंग का इंतजाम नहीं है। क्या किया? इलेक्शन इस विधानसभा के आने की मुश्किल से 2 महीने पहले से शिवराज सिंह चौहान ने एक लाडली बहना योजना चलाई, ये भी पूछा जा सकता है जीएसजीके में, और 1000 रुपये हर महीने खाते में
किसी भी उम्र की बहन हो, मतलब एज उसका रिकमेंड नहीं, 18 साल के ऊपर कोई भी स्त्री हो, सबके खाते में गया। अब ये जरा सोचिए, जिस परिवार में 100 रुपया केवल हफ्ते भर का कपड़ा साफ करने के लिए, एक बट्टी रिन साबुन, सुनिएगा हम ध्यान से क्या कह रहे हैं, एक बट्टी रिन साबुन लेने के लिए जिसमें घर में चोरी से सरसों बेचा जाता हो। घर में इतनी शक्ति होती है लेडीज की, खर्चा कैसे चलेगा, रोटी पानी कैसे आएगा, तुम इससे साबुन, अरे गंदा कपड़ा पहन लेंगे चलेगा, लेकिन पेट नहीं पालेंगे तो कैसे काम चलेगा। ऐसे घर में जहां एक रिन साबुन लेने के लिए पूरे महीने भर का बजट डिस्टर्ब हो जाता हो, जिसके लिए चोरी से, मतलब सासू को पता ना चले और हमारा कपड़ा काफी दिन से गंदा है, तो उसके लिए जो घर में राशन रखा हो उसको चुप्पे से बहू बेच दे। अंदाजा लगाइए, आपको अगर ये सब चीजें मयस्सर हैं, समझ रहे हैं, अगर आप सबको ये चीजें मयस्सर हैं तो हिंदुस्तान में ही रह के आप स्वर्ग में हैं। और मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 43% के घर में यही हो रहा है। कोई राज्य हो, दिल्ली तक की बात कर रहा हूं, दिल्ली सबसे बड़ी महाराष्ट्र के बाद मलिन बस्ती वाला राज्य है। सबसे बड़ा स्लम कहां है? महाराष्ट्र। पूछा गया है क्वेश्चन पीसीएस में, समझ रहे हैं। तो ये चीज जब मध्य प्रदेश जनजातीय इलाके में, गरीबों के इलाके में गया कि ये चौहान जो मुख्यमंत्री है, ये 1000 रुपये महीने दे रहा है और बगैर किसी कारण के दे रहा है। तो जरा सोचिए, जिस घर की बहू चोरी से 5 किलो 6 किलो 10 किलो सरसों या गेहूं या कोई अनाज बेच रही थी, उसके मतलब वो ऐसा क्यों करती है, इसका भी आधार समझिए, आप लोग तो समझदार हैं। वो सरसों या अनाज क्यों बेचती है? क्योंकि उस घर में पैसा आता ही नहीं, पैसा नोट किसी ने देखा ही नहीं, महीनों बरसों 5 रुपए की 1 रुपए की नोट नहीं देखा। वो जब बेच देते हैं तो उससे बनिया जो दे देता उसी से खर्चा चला, मतलब उनका कोई इनकम एरिया नहीं है। और ऐसे में अचानक अगर घर में महीने में हर सदस्य के पास 1000 रुपया जाएगा तो उस व्यक्ति को वो परिवार फरिश्ता मानेगा कि नहीं मानेगा? मैं अपना अनुभव बता रहा हूं इलेक्शन का। हम जाकर के गरीबों के सामने उपदेश देते थे, सुनिएगा ध्यान से, हम गरीबों के सामने उपदेश देते थे कि सदा सत्य बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये वो दुनियादारी। हंसी आती है आज अपने आप पर। और एक व्यक्ति हमारा अपोजिट था, वो कहता था कि इसमें से कितने लोग दारू पीते हैं, कितने लोग मांस खाते हैं, कितने लोगों को अश्लील फिल्में देखनी है, सबकी व्यवस्था वो रात में पर डे करता था इलेक्शन से 2 महीने पहले से। और लालच दिया कि अगर हम जीत गए तो सबको हम हमारे पास जमीन जायदाद है, सबको वहीं बसा देंगे। हमारा सिद्धांत कोई नहीं सुनेगा। भगवान बुद्ध का वो लाइन याद कीजिए, क्या कि भूखे भजन न होए गोपाला, जब पेट में चारे नहीं है तो कैसे काम चलेगा। अब आते हैं आपके कैरियर से, इसको जोड़ते हैं कैसे, कैरियर से आपके जुड़ता है। आप इसीलिए एक पद चाहते हैं ना कि आपके पास महीने में सरकारी वेतन आ जाए और पद प्रतिष्ठा पे आप आ जाएं। आज ये महसूस कर लीजिए, पद भी वो मायने नहीं रखता। यानी हालत इतना खतरे में है, जो बच्चा इलाहाबाद में रह रहा है उसका लगभग 85 से 90% का अनुभव बता रहा हूं, बहुत खस्ता हाल स्थिति में इलाहाबाद रह रहा है। दिल्ली जाने वाला थोड़ा पैसे संपन्न होगा, गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि वहां खर्चे सहन करना आसान नहीं। लेकिन प्रयागराज में आज के जमाने में जो सबसे खस्ता हाल होगा, उसका भी महीने में 5000 रुपया लगता होगा। सबसे खस्ता हाल की बात बता रहा हूं। ये 5000 की जो हड़क है, टेंशन, यही तो आपको मारे जा रही है कि नौकरियां मिल जाएगी तो इतना महीना आएगा। आपको वैकल्पिक पैरेलल सोचना चाहिए कि हम किस एज पे हैं और क्यों हम परिवार के भरोसे हैं भाई, क्यों हम किसी के भरोसे जी रहे हैं। हमारे हाथ पांव नहीं है, हम उस मनरेगा के लेबर से गए गुजरे हैं। हम ये मतदान करने वाले मध्य प्रदेश और इन राज्यों में वो अभावग्रस्त जनजातीय इलाके से आते हैं क्या? या हमारा प्रयागराज में भी जीवन ये जो मोदी जी फ्री राशन बांट रहे हैं उससे तो नहीं चलता? तो आपको समझ में आएगा, पद जाए तेल लेने, हमको पहले पैसे का इंतजाम करना चाहिए। तो ये जो आपके मन के अंदर भाव है, नहीं मिला, हाथ पांव पीट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप धन्य मनाइए इन लोगों से
जिन्होंने भाजपा को दोबारा सत्ता दे दी, ये पगलवे नहीं जानते कि वो क्या करेगा। और एक वैकल्पिक सामान्य प्रकट उदाहरण तो है ये है कि अन्य पार्टियों से बेहतर है। भाई मोदी जी किसी का गला नहीं रेत रहे हैं, किसी को फ्री चावल राशन जरूरत है। और एक चीज और ध्यान दिलाऊंगा आपको, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं लेकिन कोई मर्म समझ नहीं पा रहा है। जैसे मैं अपने इलेक्शन में अपने आप को धतुरा पहलवान समझ रहा था और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पब्लिक जो दारू मांग रही है, मांस मांग रही है, ये अश्लील मूवी देखना मांग रही है, उसके आगे ये नहीं कहा जाता कि भगवान राम अयोध्या के राजा थे। तो ये बात कैरियर और आप पर कैसे लागू होगी? आपकी स्थिति परिस्थिति गंवारा करती है कि आप तुरंत पैसे की जोन में आइए। आप सिद्धांत पेल रहे हैं कि नहीं हम अफसर बनेंगे, तो बनिए, बनिए, त्रासदी झेलिए। ये समय अब नहीं है। अपने समय से 10 साल आगे होना सीखिए। प्रयागराज में इन साल भर का, जब से मैं यूट्यूब पे हूं, 98% युवा ऑफलाइन के आदी हैं, जो कि अन्य मध्य या मिडिल या उच्च शहर से अरबों गुना पीछे हैं। ये कोटा के लड़कों को क्या जवाब देंगे? ये पीसीएस की नौकरी अपने यहां बैठे बैठे दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। ये टीजीटी की तैयारी, आरओ की भर्ती देख रहे हो ना? यही कह रहा हूं, जिस दिन फाइनल रिजल्ट यूपी कमीशन आउट करेगा, इस 400 में से कम 30% सिलेक्शन आउट ऑफ स्टेट यूपी पाएंगे। प्रयागराज में रहने वालों को मिलने वाला नहीं। कारण उसका अप्रोचिकल सोच इतनी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स है कि वो कभी भी, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये भी दुनिया है। उस दुनिया को देखेंगे तो निंदा के भाव से देखते हैं, मजाक बनाते हैं उसको ये अपने गम्मज करते हैं, चूतिया ठहराते हैं उसे। इसके इस प्रकार की धारणाओं से बाहर निकलिए। लिए समय काम करने का है, दुरुस्त निर्णय लेने का है। क्यों मैंने कहा 3 दिन पहले, वो वीडियो आप लोगों ने भरपूर देखा, मुझे पता चला क्या, अगर अधिवक्ता बंधुओं, हे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, जिन्होंने जुडिशरी और एपीओ और एचजीएस को लात मार के आरओ की तरफ मोड़ा है हैंडल, छोड़ना मत भाइयों। ये आप वाली सिटिया पे ये सिविल वाला पहुंच जाएगा, क्योंकि वो उसका स्पेशल कोटा है और उसको पढ़ाने वाले 77 तरीके की किताबें और यूट्यूब पर 77 तरीके के टीचर हैं। तो मैं आज फिर आगाह कर रहा हूं और रोज करता रहूंगा कि जो लोग लॉ की पढ़ाई छोड़कर आरओ बनने निकले हैं, खाली हाथ आना मत गुरु। इंटरव्यू नहीं है, आप लोग कर दिखाओगे। एक चीज और आप लोगों की जोश के लिए नहीं, यथार्थ बता रहा हूं। आप लोग इतिहास पढ़ते हो, प्रयागराज में कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पढ़ा है, कोई एडीसी के प्रोफेसर से पढ़ा है, पढ़े सब लोग प्रोफेसर से। इतिहास की बात कर रहा हूं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता, वो जो दिल्ली से एमएससी करके आया है, वो 4 महीना इतिहास पढ़ के कैसे आपकी सिटिया खींच ले जाता है? बताइए। जब प्रोफेसर आपको पढ़ाया है, 10 साल से आप कोचिंग कर रहे हैं प्रयागराज में, तो आपका सिलेक्शन हुआ एसडीएम वाले पदा पे होना चाहिए कि बीटेक वाले का? जानते हैं कहां अंतर है? सोच का, पढ़ने के तरीके का, समझ का। बताइए, 4 महीना पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रोड पे वो बाहर से आता है, फ्लाइट से किताबें लेके चला जाता है, वो सिलेक्शन पा जा रहा है। ये 14 साल से प्रयागराज में इनसे कुछ ना हो तो बा, वही चुक्कड़ैया सड़ैया चाय पिए, बस गम्मज करें, राजनीति करें चौराहे चौराहे पर, और कुछ नहीं होने वाला। ये बातें क्योंकि आप अपने का निरीक्षण कीजिए कि आपके सोच में ये रूढ़िवादिता तो घुसी तो नहीं अंदर तक। गोबर गली में रहते रहते गोबर तो नहीं हो गए हैं, भैंसों के बीच में रहते रहते भैंसों वाला स्वभाव तो नहीं हो गया है। प्रयागराज 2 चीजों के लिए बदनाम हो गया। एक तो केवल प्री पढ़ाया जाता है, और प्री पढ़ने बच्चे जाते भी हैं, नए लड़के आते हैं तो चाहे टीजीटी पढ़ रहे हो, पीजीटी पढ़ रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक जमाना था सन 90 से 2000 के बीच वाला, 91, 92, 93, 94, 5, वाकई में केरला तक ये भनक थी कि अगर अधिकारी बनना है तो प्रयागराज जाइए। अब हरियाणा का लड़का टॉप कर रहा है। मुझसे ही, मेरे टेस्ट सीरीज से अंबाला से एक बच्चा जुड़ा, अहमदाबाद से इस समय जुड़े हुए बच्चे हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। वो तो प्रयागराज में ऑफलाइन की मांग नहीं कर रहे, उनको कुत्ता ना काट रहा, लेकिन यहां फोन करेंगे तो वो पहले हमसे मिलना चाहेंगे और दूसरे नंबर पर ऑफलाइन चाहिए उनको। इन बेवकूफों को क्या समझाएं हम? कब सुधरोगे?
वो पटरहिया कच्छी का जमाना चला गया है अब, समझ रहे हैं? बाकी समझ जाइए, थोड़ा सा उभरिए भाई। ना हो तो दिल्ली नहीं जा सकते, लखनऊ मेट्रो घुमाइए एक बार, इलाहाबाद छोड़कर। इसीलिए हताशा निराशा एक चीज और है, हताशा निराशा होने का कारण आपकी संगति है। कल इस पर चर्चा कर चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं। आप ये भी ध्यान दीजिए किनके बीच में आपका उठक बैठक है, सोच कैसी है उन लोगों की। क्योंकि जानते हैं, जैसे बारात कहीं जाती है, पहले के जमाने में मर्जाद रहा जाता था, तो जो जैसा होता था उस गांव इलाके से वैसे साथी ढूंढ लेता था भाई। वही हाल प्रतियोगिता में है। हमारी बहनें भी जिस नेचर की हैं उस नेचर की संगी साथी वो ढूंढ निकालती हैं। संगी साथी से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हमेशा रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अकेले पढ़ने से होता है, और इस सोच के साथ होता है। कोई चीज़ आपको निंदा जैसी नहीं लगनी चाहिए। खेल में भी इंटरेस्ट रखिए, राजनीति में भी इंटरेस्ट रखिए, घटती हुई हर घटना में इंटरेस्ट रखिए, पूरे रुचिपूर्वक पढ़िए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए सारगर्भित। अभी आप लोगों से 16 मिनट से बात कर रहा हूँ जस्ट, और इस समय बज रहा 4 दिसंबर है। मुश्किल से 16 मिनट पहले हमने लगभग 40 मिनट की क्लास जीएस की 48वीं रिकॉर्ड की है। रोज इसी चैनल से कहता हूं कि अगर जीएस की मेरी क्लास से जुड़ना हो, 6 से 7 महीने का कोर्स है। क्रैश कोर्स से जुड़ना हो, यूपी एपी और यूपी एचजीएस की प्रक्रिया विधि के लिए जुड़िए। व्हाट्सअप नंबर इधर दिखाई दे रहा है 7705090393। आप जितने रुचिपूर्वक, मुझे पता चलता है आप लोग निश्चित तौर पर मुझे फॉलो करते हैं, हम इसके लिए आभार अपना प्रकट करते हैं, नमस्कार करते हैं आप सभी का। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। मंदिर में जाइए तो शांति का सुख भोग मत कीजिए, आपके भीतर अस्थाई शांति हो जाए उसका इंतजाम कीजिए। समझ रहे हैं? किसी दूसरे के यहाँ जाइए बर्थडे पार्टी में, तो उसका बेड सीट, उसके घर का अंदर का बनावट देख करके ईर्ष्या की भट्ठी में सुलगिए मत, या लापरवाही से मत देखिए, गंभीरता से देखिए और वैसा प्राप्त करने, वैसा बनाने का जतन में लगिए। बुराई नहीं है इसमें। पैसे को या धनी व्यक्ति को या पैसे वाले को घृणित भाव से मत देखिए, और अपने आप को ये मत दिखाइए कि सादा जीवन उच्च विचार में बड़े। ये सब जम्मू गांधी वाला जमाना गया। आपके बच्चे आपको दुरुस्त कर देंगे। पैसे को निंदा की भावना से नहीं। हाँ, गलत ढंग से जो पैसा कमा रहा है वो कमाए, उसका कर्म जाने, आप उसके चक्कर में काहे पड़ते। किसी को कोसना नहीं, अपनी लाइफ को धर्मनिष्ठ भाव से। इसी संसार में हम लोग पढ़ते हैं ना कि द्वारिकाधीश ने भी सोने की द्वारिका बनाई थी ना, धर्म के स्थान पर। सोने की लंका रावण के भी पास थी। तो ऐसा नहीं है कि धर्म, सत्यनिष्ठ और ईमानदारी के मार्ग से पैसे कमाए नहीं जा सकते, समृद्धता नहीं हासिल की जा सकती। ये गलतफहमी मत पालिए। शुरू तो कीजिए। जैसी नीयत रखेंगे, जैसी सोच रखेंगे, उसी सेक्टर में परमात्मा आपकी मदद करेगा। जो चाहेंगे वो मिलेगा। उसके साथ साथ वो जतन करने वाला हाड़ तोड़ मेहनत भी तो करिए। दिशा सही रखिए, दिशा गलत मत रखिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर स्ट्रेंथ जवाब दे रही है, आप कर नहीं सकते हैं, तो पैसा जाया मत कीजिए। कोई ऐसा पैरेलल बिजनेस या काम काज शुरू करिए जिसमें पैसा आए। आज मेरे एक अधिवक्ता साथी का, जिसका मैंने कल जिक्र किया था पटना से, उस बच्चे का फ़ोन आया। मैंने लगभग उसको 25 मिनट समझाया। बौखलाया हुआ, दिमाग एकदम खराब। एक अधिवक्ता साथी जो कानपुर की हमारी अधिवक्ता बहन, उससे मैं बात तो नहीं कर पाया, लेकिन है वो मजबूत। वो इंटरव्यू मार्क दे रही थी, तभी मैं उसको कहता था अगर बेटा तुम्हारा रिजल्ट निगेटिव हो जाए तो उसने हंस के कहा सर क्या होगा, आगे पढ़ेंगे। है, दमदार है। तो ऐसी हिम्मत रखिए। सर्विस को तूल मत दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पद आने वाले 10 साल बाद वही हाल होगा जो दिल्ली में है। दिल्ली में कोई जिला अधिकारी और किसी अधिकारी से डरता वरता नहीं, और न उससे प्रभावित होता है। हाँ, उसका काम है, मान लीजिए टैक्सेशन में काम है, जिलाधिकारी कार्यालय में काम है, एसडीएम कोर्ट में काम है, जाकर के करवाएगा वकील की मदद से। लेकिन जैसा हम लोगों के यहाँ है उत्तर प्रदेश और बिहार में के अधिकारी देख लिए तो जैसे लगता भगवान आ गया। ये पागलपन वहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षित समाज है, जड़ समाज नहीं है कि लेखपाल नंबर 1 का बेईमान पहुंच गया दरवाजे पर, उसको पेड़ा खिला रहे हैं। शिक्षित समाज बेमतलब का प्रभावित नहीं होता और न प्रभावित करने के चक्कर में पड़ता है। अपने इसी प्रदेश में देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो धन प्रधान है, और पूर्वी
अहंकार, पद, प्रतिष्ठा। हमरे घर में 77 करोड़ बीघा खेत है और फलाने सिंह, फला 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 सिंह चौखट सिंह है, क्यों दरवाजा सिंह है, क्यों घंटी सिंह है। क्या इससे मिलता है? किसी को जाति का अभिमान, किसी को पद का अभिमान, केवल अभिमान। और जैसे दिल्ली सेक्टर एनसीआर में घुसे तैसे पूरा, जैसे दूसरे क्षेत्र में कुत्ता पहुंच जाए तो पूंछ दबा लेता है, वैसे न कि इनसे बोलने वाला, न इनका कोई अधिकार, न इनके मूंछ का ताव, न इनका सोटा, न उनका लोटा। तब समझ में आता है कि अरे मुंबई इतना आगे निकल गया, दिल्ली इतना, मद्रास इतना, हैदराबाद, कर्नाटक इतना आगे निकल गया, वहां तो कोई जाति वाला नहीं है। लेकिन ऐंठ नहीं जाती, जाएगी। मचा हुआ है हाहाकार, तभी तो हर साल लाखों लाख लड़के प्रयागराज में आ रहे हैं। वो हाहाकार अंदर की मार दहेजर हुए जाने, घर में पैसा ना है, दूध लेने तक का पैसा नहीं है कि रेगुलर दूध 1 किलो बधवा लें। ऐसे बच्चे आके प्रयागराज में पढ़ रहे हैं। काहे समय बर्बाद करते भाई? सोच बदलिए, इस पर भी काम कीजिए। आज की बातें यहीं तक। हम फिर कुछ इन मुद्दे पे नई टॉपिक पर, कोई चीज को महत्वहीन मत समझिए, किसी की निंदा मत करिए, गाली शब्द मुंह में मत लाइए। पवित्र बनिए, उद्यम करिए, मेहनत करिए, कोशिश कीजिए। अगर 25 साल के ऊपर हैं तो पैरेलल कुछ इनकम कीजिए। 4 घंटा पर्याप्त होगा अगर 25 साल के ऊपर की एज है। 4 घंटा एचजेएस होने के लिए कह रहा हूं, और सबसे टफ परीक्षा एचजेएस है, जिसमें मैं खुद अभ्यर्थी हूं। ठीक है, कल फिर मिलूंगा। आप लोग अगर नए स्टूडेंट हैं, नए अधिवक्ता हैं, साथी हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एपीओ जूनियर डिवीजन यूपी जो आने वाली है, उत्तराखंड एपीओ, इससे संबंधित अगर आपको तैयारी करनी है, सीरीज आपको ज्वाइन करना है प्री या मेंस का, या जीएस की क्लास या क्रैश कोर्स की क्लास से जुड़ना है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है, इसी पे व्हाट्सअप करेंगे, हमारी आपसे बात होगी 7705090393। मैं अधिवक्ता जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आप सभी लोगों से विदा चाहता हूं। मेरे किसी बात का यथार्थ आप लोग नहीं लेंगे, इस उम्मीद के साथ कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।